ठीक है बच्चों, मैं ये बता रहा था कि जो ये पाल वंश दिख रहा है ना, ये पाल वंश क्या है, कैसे है? पाल वंश में कितनी डायनेस्टी पढ़ेंगे हम लोग? 3। एक को क्या बोलेंगे? गौड़ वंश, एक को क्या बोलेंगे? पाल वंश, और एक को क्या कहेंगे? सेन वंश। तो हमने गौड़ वंश में किसको देखा है? शशांक को। ठीक है, पाल वंश में किसको देखा है? तो पाल वंश में 2 इंपॉर्टेंट राजा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक धर्मपाल और एक देवपाल। कौन कौन? धर्मपाल और देवपाल। और संस्थापक कौन रहेगा? गोपाल। धर्मपाल ने क्या किया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया, याद है? धर्मपाल ने क्या किया है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया। ठीक है, अब देखो सेन वंश जब देखोगे तो सेन वंश में विजय सेन प्रमुख व्यक्ति रहेगा, विजय प्रशस्ति लिखेंगे। बल्लाल सेन के टाइम की जो प्रमुख रचना रहेगी दान सागर और अद्भुत सागर रहेगी। और लक्ष्मण सेन के टाइम में लक्ष्मण संवत की शुरुआत होगी और ये अंतिम हिंदू शासक होगा बंगाल की तरफ से। ये मैंने कल सभी चीजें कल बताई। अच्छा, कश्मीर में हमने पढ़ा था 3 वंश, करकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश, ऐसे पढ़ा था, है ना? कौन कौन सा? करकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। तो करकोट वंश का संस्थापक कौन होगा? दुर्लभ वर्धन। कौन होगा? दुर्लभ वर्धन। और वहां पे एक मार्तंड का सूर्य मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। किसके द्वारा कराया जाएगा? तो राजा ललित आदित्य मुक्तपीड़ के द्वारा कराया जाएगा। क्वेश्चन पूछता है। जैसे करकोट वंश समाप्त होगा तो एक अगला वंश जो आएगा वो कौन सा वंश होगा? वो होगा उत्पल वंश। कौन सा वंश होगा? उत्पल वंश। उत्पल वंश का जो संस्थापक होगा वो अवंती वर्मन होगा। अवंती वर्मन नामक नगर बसाएगा। फिर उसके बाद लोहार वंश आएगा। लोहार वंश का जो संस्थापक होगा उसका नाम संग्राम राज रहेगा, लेकिन इस टाइम का जो प्रमुख राजा रहेगा वो हर्ष रहेगा। और हर्ष को कश्मीर का नीरो कहते हैं। हर्ष के टाइम में एक प्रमुख व्यक्ति रहेंगे जिसका नाम क्या है? कल्हड़। और कल्हड़ किसकी रचना करेंगे? राजतरंगिणी की रचना करेंगे और 8000 श्लोकों को लिखेंगे। ठीक है, 8000 श्लोक 8 अलग अलग अध्याय में बटेगा, 8 सर्ग में बटेगा, जिसमें प्रथम 3 सर्ग में कश्मीर के पुराने इतिहास के बारे में जिक्र रहेगा। चौथी, 5वें और 6वें सर्ग में तीनों वंश, करकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश के बारे में रहेगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ पढ़ा है हमने। चलिए बच्चों, ये राजपूत वंश है। राजपूत वंश भी मैंने कल आपको लोकेशन ट्रेस कराया था कि अजमेर के राजपूत कहाँ है? अजमेर में चौहान, दिल्ली में तोमर, बुंदेलखंड में चंदेल। ये चंदेल वही है जो खजुराहो का मंदिर बनवाते हैं, चंदेल वंश के राजा बनवाते हैं। तो ये पूरे राजपूत वंश है। पूरे राजपूत वंश का इसमें कहा तो और मैं ऐड कर रहा हूं। तो अजमेर में कौन रहेगा? चौहान। दिल्ली में कौन रहेगा? तोमर। बुंदेलखंड में कौन रहेंगे? चंदेल। त्रिपुरी में कौन रहेंगे? कलचुरी। कन्नौज में कौन रहेंगे? गढ़वाल। गुजरात में कौन रहेंगे? चालुक्य। और मालवा में कौन रहेंगे? परमार। इसके अलावा बच्चों उड़ीसा में रहेंगे, जो उड़ीसा में स्पेशली एक वंश रहेगा जो गंग वंश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गंग वंश। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश में एक राजपूत वंश रहेगा जो होयसल वंश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? होयसल वंश। इसका मैंने कल एक डायग्राम बताया था आपको। ठीक बच्चों, ये गुर्जर प्रतिहार वंश है। मैंने आपको बताया था लास्ट में क्या होने वाला है? लास्ट में लड़ाई होने वाली है। एक तरफ पाल वंश की, एक तरफ ये राष्ट्रकूट वंश की, और एक तरफ ये सेंटर पॉइंट रहेगा कन्नौज, जिसको लेकर लड़ाई होगी। और अंत में यही जीतेंगे और ये जीत के इस तरीके से साम्राज्य का विस्तार करेंगे। ये कौन है? ये गुर्जर प्रतिहार वंश है। और ये गुर्जर प्रतिहार वंश ही बाद में जाके किस वंश में टूट जाएंगे? राजपूत वंश में टूटेंगे। समझ गए? तो इधर वाले राजपूत क्या कहलाएंगे? इधर वाले राजपूत कहलाएंगे क्या? चौहान। इधर वाले राजपूत कहलाएंगे तोमर। इधर वाले राजपूत कहलाएंगे गहड़वाल। इधर वाले राजपूत कहलाएंगे चंदेल। यहां वाले त्रिपुरी, कलचुरी। समझ गए? इस तरीके से यहाँ पे गंग वंश, यहाँ पे होयसल वंश, इस तरीके से पूरे राजपूत वंश टूटेंगे। और यहाँ पे परमार वंश। समझ रहे हैं आप लोग क्या बोल रहे हैं? जो गुर्जर प्रतिहार वंश है ना, वही बहुत सारे हिस्सों में टूट के किस वंश में टूटेगा? राजपूत वंश में टूटेगा। और राजपूत वंश जो है वो इतने सारे सेगमेंट में टूटेगा, इतने सारे इसमें। ठीक है, पता नहीं आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। अगर आप पढ़ेंगे नहीं ना पैरेलल, तो ये बहुत सबसे टफ टॉपिक है पूरे एंशिएंट हिस्ट्री का, और समझ भी नहीं पाएंगे। और देख लेते हैं, कुछ कुछ डायग्राम और दिखा देते हैं, फिर मैं शुरू से कवर करूंगा। अच्छा, ये जो मिहिर भोज दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट राजा रहेगा बच्चों।
मिहिर भोज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट राजा रहेगा। इसमें एक राजा और है, महिपाल है, जो अंत में गुर्जर प्रतिहार वंश को आगे ले जाएगा। मतलब राष्ट्रकूट पाल प्रतिहार में अंतिम विजय जो होगी वो किसकी होगी? वो होगी महिपाल की होगी। महिपाल हराएगा, इंद्र तृतीय को हराएगा। वो सब हम आज देखेंगे कैसे हराएगा। फिर ये गहड़वाल वंश, ये राजपूत वंश का अलग अलग स्थान। ये गोविंद चंद, जयचंद, ये सब उधर वाले हैं। जयचंद वही है, कौन? जो पृथ्वीराज चौहान के टाइम में था जयचंद, जिसने मदद की थी किसकी? मोहम्मद गौरी की, और पृथ्वीराज चौहान को हरवा दिया था फिर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत में। ठीक है, बहुत सारी चीजें हम देखेंगे। अच्छा, आप पीपीटीज देख लिए ना? चलिए हम फिर से स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार प्लॉटिंग खींच रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जो कल नहीं आए थे वो भी आप लोग भी ध्यान दीजिएगा ना। देखो हमने पढ़ा क्या है, उससे स्टार्ट करेंगे ताकि आगे की चीज कनेक्ट हो पाए। ठीक है, देखो हमने गुप्त काल कंप्लीट कर लिया। गुप्त काल के बाद हम क्या स्टार्ट किए? गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल जब स्टार्ट किए तो हमारे पास ऑप्शन ये था कि जब गुप्तोत्तर काल स्टार्ट हो रहा तो कुछ इस तरीके की देश में कंडीशन बनी। वो कंडीशन कुछ इस तरीके की थी। स्थिति ये थी कि यहां पे एक वंश आया जिसे कौन सा वंश कहा गया बच्चों? वर्धन वंश कहा गया। कौन सा वंश कहा गया? वर्धन वंश। और ये कौन सा क्षेत्र है? थानेश्वर क्षेत्र है। इस क्षेत्र को लेके मेन लड़ाई होगी आने वाले टाइम में, जिसे क्या कहते हैं? कन्नौज कहते हैं। यहाँ पे कौन सा वंश था? मौखरी वंश था। कौन सा वंश आया? मौखरी वंश। और कैसे आया है? गुप्त वंश टूटा तो गुप्त वंश छोटे छोटे अलग अलग वंशों में टूट गया। तो वर्धन वंश, मौखरी वंश। बच्चों वल्लभी गुजरात में कौन सा वंश है? तो यहाँ पे मैत्रक वंश। कौन सा वंश? मैत्रक वंश। ठीक है, इसके अलावा बच्चों यहाँ पे ये हो गया आपका उज्जैन वाला क्षेत्र हो गया, और ये मगध वाला क्षेत्र हो गया। इन दोनों जगह कायदे से परवर्ती गुप्त वंश आया। कौन सा वंश आया? परिवर्ती गुप्त वंश आया। ये मालवा क्षेत्र हो गया। मालवा क्षेत्र में वर्मन वंश था, और यहाँ का प्रमुख राजा यशोवर्मन रहेगा। वर्मन वंश। यहाँ पे इस पूरे क्षेत्र में कौन सा वंश था? इस पूरे क्षेत्र में पहले गौड़ वंश था। गौड़ वंश के बाद बच्चों पाल वंश आया। पाल वंश के बाद बच्चों सेन वंश आया। और ये तीनों जो वंश हैं, ये वंश एक्चुअल में कहाँ के हैं? तो बंगाल के हैं। कहाँ के हैं? बंगाल के। ये जो आपको ऊपर दिख रहा है ये पूरा क्षेत्र, इसमें तीन वंश आएंगे। इसमें करकोट वंश आया पहले, फिर उत्पल वंश आया, फिर कौन सा वंश आया? लोहार वंश आया। तो ये कश्मीर के वंश है तीन। तो इस तरीके से पूरा गुप्तोत्तर काल बटा हुआ है। अब आगे और देखोगे तो नीचे जब आप समझोगे तो तीन बड़े वंश का जिक्र करूंगा। यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कौन सा वंश है स्पेशली? पाल वंश। बच्चों यहां पे स्पेशली है राष्ट्रकूट वंश। कौन सा वंश? राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश। और यहाँ पे जो स्पेशली रहेगा बच्चों, ये जो यहाँ कायदे से यहाँ पे रहेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन सा रहेगा? गुर्जर प्रतिहार। अब तीनों इस क्षेत्र को जीतने के लिए लड़ाई करेंगे। ठीक है, इसी लड़ाई से हम चीजों को स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। इसके बाद, इसके पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज बता दूं। जब ये सब पूरी चीजें होती हैं, तो अंत में क्या होता है? अंत में ये राष्ट्रकूट हो गया, ये पाल हो गया, ये प्रतिहार हो गया, ये सब जब जीतते हैं तो अंत में जीत के कौन विजय प्राप्त करता है? प्रतिहार वंश प्राप्त करता है, जिसे गुर्जर प्रतिहार करेंगे। जब ये गुर्जर प्रतिहार वंश आगे बढ़ता है तो बहुत सारे वंशों में टूट जाता है, जो राजपूत वंश कहलाता है। क्या कहलाता है? राजपूत वंश। और राजपूत वंश अलग अलग टूटेगा। एक अजमेर के लिए होगा, तो एक दिल्ली को लेके होगा, तो एक कन्नौज को लेके होगा,
तो एक मालवा क्षेत्र को लेके होगा जहां परमार वंश रहेगा, एक बुंदेलखंड क्षेत्र को लेके होगा, एक जबलपुर क्षेत्र को लेके होगा, एक आपका उड़ीसा को लेके होगा और एक आंध्र प्रदेश को लेके होगा। इसके अलावा बच्चों गुजरात को लेके होगा। ठीक है, सब जगह। तो गुजरात में सोलंकी वंश, सुनते चलिए, गुजरात में सोलंकी वंश, अजमेर में चौहान वंश, दिल्ली में तोमर वंश, कन्नौज में गहड़वाल वंश, मालवा क्षेत्र में परमार वंश, बुंदेलखंड में चंदेल वंश, जबलपुर में कलचुरी या त्रिपुरी वंश, त्रिपुरी शाखा के लोग, और उड़ीसा में तो गंग वंश, और आंध्र प्रदेश में होयसल वंश। मतलब गुर्जर प्रतिहार फिर इतने हिस्सों में टूट जाएगा। अब क्या होगा बच्चों, पहले विजन समझ लीजिए कि किस तरीके से आगे होने वाला है। आपस में लड़ते रहेंगे लड़ते रहेंगे लड़ते रहेंगे, अंत में जो अजमेर का चौहान वंश रहेगा ना, वो डोमिनेटिंग होगा और वो दिल्ली को भी जीतेगा, तोमरों को हरा के दिल्ली को भी जीतेगा। और उसका एक प्रमुख राजा रहेगा पृथ्वीराज चौहान। कौन रहेगा? पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी होगा, जिसमें एक राजा रहेगा जिसका नाम है जयचंद। जयचंद की वजह से मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देगा। ये तराइन के द्वितीय युद्ध में हराएगा। तराइन के प्रथम युद्ध में कौन हराता है? पृथ्वीराज चौहान किसको हराता है? मोहम्मद गौरी को। लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन हरा देता है? मोहम्मद गौरी किसको हरा देता है? 1192 1193 में दोनों युद्ध होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, अल्टीमेटली मोहम्मद गौरी का एक सेनापति या गुलाम रहता है जिसका नाम रहता है कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक। और क्या होता है, मोहम्मद गौरी किसको जीत लेता है? दिल्ली को जीत लेता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को बोलता है कि भाई तू इस दिल्ली पे शासन कर, मैं चला मध्य एशिया, क्योंकि वो मध्य एशिया का रहता है, उसको वहां राज करना रहता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्योंकि गुलाम रहता है, तो इस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक किसकी शुरुआत करता है? गुलाम वंश की शुरुआत करता है। ये क्लियर हुआ? पिक्चर क्लियर होगा कि नहीं? पहले स्टोरी पूरा क्लियर होगा, ऐसे ऐसे हुआ, फिर त्रिपक्षीय संघर्ष होगा, त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार जीतेंगे, फिर गुर्जर प्रतिहार इतने सारे वंशों में बढ़ जाएंगे, फिर आपस में लड़ाई करके एक वंश ये जीतेगा, ये चीज को आगे बढ़ाएगा, पृथ्वीराज चौहान रहेगा जो दिल्ली को जीतेगा, फिर मोहम्मद गौरी उससे दिल्ली छीन लेगा और कुतुबुद्दीन ऐबक को सुपुर्द कर देगा। इस तरीके से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाएगी, इसी तरीके से मध्यकाल की शुरुआत हो जाएगी। क्लियर हो गया पिक्चर? अब देखो, अब आता है सबसे पहली बात, त्रिपक्षीय संघर्ष देखते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष, देखिएगा, आपको त्रिपक्षीय संघर्ष बताते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष जो है बच्चों, वो कायदे से बच्चों 783 से लेके 910 एडी, क्या बोल रहे हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष जो है वो 783 से लेके 910 एडी, यानी कि 200 वर्षों तक एक युद्ध की कहानी। ठीक है, ये जो युद्ध है इसका जो इपी सेंटर है, अधिकेंद्र है, इसका जो सेंटर है वो है बच्चों कन्नौज। इस कन्नौज की लड़ाई में कौन कौन से लोग शामिल होंगे? इस कन्नौज की लड़ाई में स्पेशली शामिल जो होने वाले हैं वो एक है राष्ट्रकूट, एक है पाल, एक है प्रतिहार। ये तीनों मिलके इसको जीतना चाहते हैं, कन्नौज को जीतना चाहते हैं। ठीक है, क्या बोले, एक त्रिपक्षीय संघर्ष है जिसमें राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार तीनों मिलके किसको जीतना चाहते हैं? कन्नौज को जीतना चाहते हैं। आखिर कन्नौज ही क्यों? प्रश्न ये उठता है। तो अगला चीज आता है कि कन्नौज को लेके इतनी लड़ाई क्यों? तो बच्चों आर्थिक कारण समझो। तो आर्थिक कारण समझने के लिए थोड़ा सा हम लाते हैं ट्विस्ट ऑफ कहानी में, समझिएगा।
बच्चों ये जो आपको मैप दिख रहा है, इस मैप में जो ये कन्नौज क्षेत्र है बच्चों, कन्नौज, ये एक सिल्क रूट कहलाता। कौन सा रूट कहलाता था? सिल्क रूट। चाइना को अगर व्यापार करना है और चाइना को इस तरीके से जाना है तो चाइना इस रास्ते ऐसे होके नीचे की तरफ जाता। तो कन्नौज एक प्रमुख केंद्र बन गया था, सिल्क रूट था, अर्थव्यवस्था के हिसाब से, आर्थिक स्थिति के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी, यानी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण था। तो आर्थिक महत्व था किसका? कन्नौज का। दूसरा बच्चों, चूंकि आपको पता है गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली का विकास हुआ है, मूर्ति कला का जो केंद्र बना हुआ था, यानी पूरी मूर्ति कलाएं, जो पूरा चीज का विकास होगा वो कहाँ के क्षेत्र के लिए स्पेशली होगा? तो कन्नौज क्षेत्र में एकदम पास होगा मूर्ति कला। इसी तरीके से बच्चों चित्रकला, और जब आप मंदिर वास्तुकला पढ़ेंगे, जब मंदिर वास्तुकला पढ़ेंगे तो मंदिरों का निर्माण गुप्तोत्तर काल में तीव्र हो गया और नागर शैली के बहुत सारे मंदिर बने। तो नागर शैली के जो मंदिर बने उसमें कन्नौज एक इंपॉर्टेंट जगह हो गई, क्योंकि अब मगध से शिफ्ट कहां हो गया? कन्नौज हो गया। अब कन्नौज से फिर आने वाले फ्यूचर में कहां शिफ्ट हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। तो कन्नौज क्या हो गया? एक इंपॉर्टेंट जगह हो गया। सबसे महत्वपूर्ण ये चीज था कि कन्नौज चाहे पाल हो, चाहे राष्ट्रकूट हो, चाहे गुर्जर प्रतिहार हो, इसके लिए मेन सेंटर हो गया सिल्क रूट में, ताकि वो टैक्स ले सके। अगर वो कन्नौज पर अधिकार कर लेंगे तो क्या होगा? टैक्स आसानी से ले पाएंगे। अरे जो भी चीन का व्यापारी जाएगा कन्नौज पर अधिकार, क्योंकि उसको उस रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। अभी आपको मैं बताता हूं, इसको अभी मॉडर्न एज से जोड़ के बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा। लाहौर क्योंकि उड़ चुका है, पेशावर उड़ चुका है, सियालकोट तक पहुंच चुके हैं, S-400 जा चुका है। देखिएगा अब कहानी यहां समझ में आएगा। देखिएगा मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र को अधिकृत करने से टैक्सेस का, और उसको लेके हमेशा इतिहास में हमेशा लड़ाई होती रही। आखिर कन्नौज को लेके लड़ाई हुई कि नहीं हुई प्राचीन काल में? अभी किसको लेके लड़ाई है? कश्मीर को लेकर लड़ाई है। आपको लगता है ना कश्मीर को लेकर लड़ाई है, पर कश्मीर से ज्यादा और किसको लेकर लड़ाई है? कश्मीर से ज्यादा और लड़ाई है चीन की। देखो पूरी लड़ाई सिर्फ पूरा वर्ल्ड दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक अमेरिका और एक चीन। एक है पाश्चात्य विश्व और एक है पूर्वोत्तर विश्व, पूर्वी विश्व। तो पूर्वी विश्व की महान शक्ति है चाइना और पश्चिमी विश्व की महान शक्ति कौन बना बैठा है? अमेरिका। इसके पहले रसिया हुआ करता था। यूएसएसआर 1989 में 13 अलग अलग देशों में विघटित हो गया, तब से रशिया कमजोर हो गया। ठीक है, उसके बाद उभरती हुई शक्ति के फॉर्म में कौन आया? चाइना। देखिएगा बच्चों, आज आपको थोड़ा सा बता ही देते हैं क्या है हिसाब किताब। देखिएगा यहां से एक व्यक्ति है जो व्यापार करना चाहता है, तो वो क्या करता है? वो क्या करता है? इस रास्ते घुसता है, यहाँ ग्वादर पोर्ट में जाता है, ग्वादर पोर्ट से सीधे समंदर। इसे बोलते हैं सीपेक बोलते हैं, सीपेक, या इस ज्यादा अच्छा नाम होगा और ज्यादा बड़ा नाम हो सकता है। सीपेक में करके एक काम करते हैं, OBOR बोलते हैं, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। देखो पूरी जो लड़ाई है विश्व में, ऐसा तरह मान, सभी लोग ना, सभी का कंसंट्रेशन यहां बना हुआ है। सब अपना सामान अफ्रीका में बेचना चाहते, सब अफ्रीका के क्षेत्र को जीत के उसका इस्तेमाल करना चाहते।
सब उसके रिसोर्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अफ्रीका में कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है अच्छे तरीके से, अफ्रीका में उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो पूरा जो एंटायर वर्ल्ड है कहां कंट्रोल करना चाह रहा है? अफ्रीका में। चाइना भी कहां कंट्रोल करना चाह रहा है? अफ्रीका में। लेकिन चाइना को अफ्रीका तक पहुंचने के लिए जो रास्ता अपनाना पड़ता था, इंडिया एंट्री नहीं देता था, चाइना को रास्ता अपनाना पड़ता था इस तरीके से। तो ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता चाइना को बहुत महंगा साबित होता है, क्योंकि चाइना को पता है कि अगर मुझे यहां पहुंचना है, ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान पहुंचना है, तो इस बार मैं इतने रास्ते को चलूंगा। और ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जहां से चाइना ने अपने लिए रास्ता मांग रखा है, किससे? पाकिस्तान से। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, हमेशा युद्ध हो या किसी भी तरीके का संग्राम हो, हमेशा इकोनॉमी मेन रोल प्ले करता है। ठीक है। अच्छा, आपको ये कंटेस्ट अभी इसलिए बताना क्योंकि ये कंटेस्ट करंट अफेयर्स में चल रहा है। अच्छा, मुझे बताना क्या था? कन्नौज। तो कन्नौज भी इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया था, इसके लिए राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार के लिए, कि अगर हम इस क्षेत्र पे कंट्रोल करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या मिलेगा? टैक्स मिलेगा। इसलिए पूरी लड़ाई किसको लेके थी? कन्नौज को लेकर लड़ाई थी। तो कन्नौज का आर्थिक महत्व भी बहुत अच्छा था बच्चों, सांस्कृतिक महत्व भी बहुत अच्छा था। मैं आज ना थोड़ा सा आपको ये करंट अफेयर्स की चीजें बताऊंगा ना, थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट पूरा बता दूंगा, ताकि आपको अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है वर्ल्ड में वो समझ में आए। आर्थिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व और राजनीतिक महत्व, ये तीन कारण थे जिसके वजह से कन्नौज किसके लिए, सभी इन तीनों के लिए इंपॉर्टेंट हो चुका था। अब कन्नौज की कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। कन्नौज में बच्चों क्या था? तो कन्नौज में हुआ ये कि कन्नौज में पहले कौन सा वंश था? मौखरी वंश था। कौन सा वंश था? लेकिन हर्षवर्धन, जब ग्रीवर्मन की हत्या कर दी गई तो हर्षवर्धन कहां चले जाते हैं? कन्नौज। तो अल्टीमेटली किसका शासन आता है? वर्धन वंश का। और जैसे ही वर्धन वंश समाप्त होता है तो कन्नौज में एक नया वंश आएगा बच्चों, जिस वंश को कहेंगे आयुध वंश। क्या कहेंगे? आयुध वंश। और आयुध वंश में जो संस्थापक होता है आयुध वंश का, उसके दो बेटे होते हैं। एक का नाम होता है इंद्रयुद्ध। क्या नाम होता है? इंद्रयुद्ध। और एक का नाम होता है चक्रयुद्ध। इंद्रयुद्ध और चक्रयुद्ध क्या करना चाहते हैं? दोनों कहां पे? दोनों राजा बनना चाहते हैं और दोनों भाई भाई रहते हैं, तो दोनों आपस में लड़ बैठते हैं। अच्छा, उधर पता चलता है पाल वालों को कि आपस में लड़ रहे हैं और हम बहुत करीब हैं, और अगर हमें इस पूरे क्षेत्र पे कब्जा करना है तो कन्नौज को क्यों ना जीत लेते हैं। तो क्या करते हैं? सबसे पहले, हाँ मतलब इस चीज को लेकर कौन सोचता है? पाल वाले सोचते हैं। उधर प्रतिहार सोचते हैं। प्रतिहार जो कि कहां बैठे हुए बच्चों? प्रतिहार जो है प्रारंभ में बैठे हैं यहाँ पे, गुजरात में बैठे। कहां बैठे हैं? गुजरात में बैठे हुए। तो गुजरात में बैठे तो प्रतिहार सोचते हैं इससे पहले पाल अटैक करें, हम ही अटैक कर देते हैं। तो अब देखिएगा फिर कैरेक्टर, ये दो कैरेक्टर हुए। अब इधर देखिएगा, गुर्जर प्रतिहार, इधर पाल वंश, इधर राष्ट्रकूट वंश। जैसे बता रहा हूं ना बच्चों, वैसे ही पढ़ना, नहीं तो स्टोरी लाइन में पढ़ोगे तो स्टोरी लाइन में कभी याद ही नहीं होगा। देखो, गुर्जर प्रतिहार वंश का एक मुख्य राजा रहता है जिसका नाम है वत्सराज। क्या नाम है? वत्सराज। पाल वंश का एक प्रमुख राजा है जिसका नाम है धर्मपाल। क्या नाम है? धर्मपाल। और इधर से एक राजा और रहता है जिसका नाम है ध्रुवसेन। क्या नाम है? ध्रुवसेन। एक और राजा है जिसका नाम है ध्रुवसेन। अब देखो बच्चों, लड़ाई किसे किसके बीच हो रही है? चक्रयुद्ध और इंद्रयुद्ध के बीच लड़ाई होती है कि हम राजा बनेंगे। तो सबसे पहले वत्सराज जाता है और कहा? आयुध वंश के पास जाता है और क्या करता है? चक्रयुद्ध और इंद्रयुद्ध के विवाद को निपटाता है, और विवाद को निपटाने के बाद इंद्रयुद्ध को राजा बना देता है। क्या होता है? इंद्रयुद्ध को राजा बना देता है। किसको? चक्रयुद्ध और इंद्रयुद्ध में बड़े भाई इंद्रयुद्ध को क्या करता है? वत्सराज राजा बना देता है। ठीक है।
अब वसराज वापस चला जाता है। अब इसी दौरान धर्मपाल जाता है, कहां जाता है? धर्मपाल फिर जाता है आयुध वंश में, और इस बार वो राजा किसको बना देता है? चक्रयुद्ध को राजा बना देता है। चक्रयुद्ध को क्या करते हैं? राजा बना देता है। और जब चक्रयुद्ध को राजा बनाते हैं तो कौन क्या होता है? वत्सराज चिढ़ जाता है, किससे? धर्मपाल से। तो वत्सराज क्या करता है? युद्ध कर देता है, किसके खिलाफ? धर्मपाल के अगेंस्ट, और धर्मपाल को हरा देता है। क्या होता है? धर्मपाल को हरा देता है। कौन? वत्सराज। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां पे राजा कौन बैठा? अब जब वत्सराज धर्मपाल को हरा देगा फिर राजा कौन आ जाएगा? इंद्रयुद्ध आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे आगे स्टोरी में क्या होगा। चक्रा युद्ध, चक्र युद्ध मत कीजिए बच्चों, ये चक्रा युद्ध कर लीजिएगा। ठीक है, इन सबको देखने के बाद एक तीसरी शक्ति रहती है। तीसरी शक्ति जो बैठी है बच्चों, वो यहां बैठी हुई है। ये राष्ट्रकूट वंश है। ये राष्ट्रकूट वंश कैसे पैदा हुए हैं बच्चों? तो इसकी कहानी चालुक्य से स्टार्ट होती है। चालुक्य एक अपने आप में अलग वंश है। जो चालुक्य वंश है बच्चों, वो तीन तरीके से बटा हुआ है। एक कल्याणी के चालुक्य, एक बादामी के चालुक्य, और एक वेंगी के चालुक्य। हम चालुक्य वंश पढ़ेंगे। क्या क्या बोल रहा हूं? एक कल्याणी के चालुक्य, एक बादामी के चालुक्य, और एक वेंगी के चालुक्य। बच्चों ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे चालुक्य वंश रहेगा, अलग अलग टूटेगा। तो क्या होता है, इन चालुक्यों से ही टूट के, चालुक्यों के ही सामंत क्या कहलाते हैं? राष्ट्रकूट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूट स्पेशली दक्षिण भारत पे कंट्रोल करना चाहते हैं। तो दक्षिण भारत में जब राष्ट्रकूट कंट्रोल करना चाहते हैं तो वहां का एक राजा है राष्ट्रकूट वंश का, ध्रुवसेन। वो देखता है कि ऊपर पाल और प्रतिहार आपस में ऐसे लड़ रहे हैं और मैं पीछे बैठा हुआ हूं। तब क्या करता है? ध्रुवसेन जाता है, वत्सराज को हरा देता है। मतलब तीसरे की एंट्री नहीं थी, लेकिन तीसरा एंट्री कर जाता है। समझ आया क्या बोलना चाह रहा हूं? वापस से एक बार रिकैप करते हैं। कन्नौज पे किसका शासन है? आयुध वंश का। किसका शासन है? और आयुध वंश में कौन दो लोग कौन राजा बनना चाहते हैं? एक इंद्रायुध और एक चक्रायुध। एक कौन है? चक्रायुध। तो प्रारंभ में क्या होता है? वत्सराज अटैक करता है और इंद्रायुध को क्या करता है? राजा बना देता है पहले चरण में। दूसरे बार में क्या होता है? धर्मपाल जाता है और किसको राजा बना देता है? चक्रायुद्ध को राजा बना देता है। किसको राजा बनाता है? चक्रायुद्ध को। तीसरे बार में क्या होता है कि जब चक्रायुद्ध राजा बनता है तो वत्सराज किसको? हाँ, धर्मपाल को हरा देता है। मारता नहीं, हरा देता है। जब हरा देता है तो कौन राजा बन जाता है? इंद्रायुध। फिर ये सब देखते हुए ध्रुवसेन को भी इंटरेस्ट आता है, बड़ा इन लोग आपस में लड़ रहे हैं, मैं भी क्यों पीछे रहूं। तो ये जाता है, ये किसको हरा देता है? वत्सराज को हरा देता है। लेकिन ध्रुवसेन के साथ दिक्कत ये होती है कि ध्रुवसेन दक्षिण भारत का राजा रहता है, तो किसी कारणवश ध्रुवसेन को फिर नीचे की तरफ जाना पड़ जाता है। कहां? दक्षिण भारत की तरफ। तो ये हो गई कौन सा स्टेज? पहला स्टेज, पहला चरण है भाई ये। ऐसे अभी 4-5 चरण और चलेंगे। ठीक है, तो पहले चरण में ये हुआ। अंतिम में कौन है? अभी स्टेबल कौन था? ध्रुवसेन, है ना। ध्रुवसेन ने किसको हराया है? तो वत्सराज का तो रोल खत्म हो गया है, लेकिन वत्सराज को हरा दिया है, वत्सराज को मार दिया है। ठीक है, अब ये बचा कौन है? सिर्फ धर्मपाल। तो धर्मपाल फिर क्या करता है? धर्मपाल फिर कहां चला जाता है? कन्नौज। फिर कहां चला जाता है? कन्नौज। और फिर लड़ाई होती है सिर्फ 2 लोगों की, क्योंकि राष्ट्रकूट नीचे चले गए। फिर धर्मपाल कहां चला गया? कन्नौज चला गया, और यहाँ पे वत्सराज वाला चीज पद खाली हो गया। तो वत्सराज की जगह अब एक नया व्यक्ति आएगा, जिस व्यक्ति का नाम है नागभट्ट द्वितीय। क्या नाम है? नागभट्ट द्वितीय। ये समझ में आया कि नहीं? इसको थोड़ा समझाते हैं। लास्ट में समरी करेंगे ना, अभी पहले कंटेस्ट को देखते चलो। कन्नौज पे पहला चरण हुआ। दूसरे चरण में क्या होता है बच्चों? एक तरफ वत्सराज का उत्तराधिकारी नागभट्ट द्वितीय। कौन? नागभट्ट द्वितीय। ठीक है, नागभट्ट द्वितीय। और इधर प्रतिहार की तरफ थी, और इधर की तरफ से पाल वंश की तरफ से कौन है? अभी हीरो कौन बना हुआ है? बताओ। धर्मपाल। कौन है? धर्मपाल। ठीक है, अब कहानी में फिर देखिए, जो नागभट्ट होता है करता है इसको और हरा देता है। ये हार जाता है, और हार जाता है। फिर नागभट्ट कहां करने लगता है? कन्नौज में। ठीक है, इतना समझ आया कि नहीं समझ में आया?
अब अल्टीमेटली कौन बैठा है कन्नौज में? नागभट्ट। और उधर क्या हुआ? धर्मपाल हार चुका है। अब एक फिर से तीसरा व्यक्ति आता है तीसरे चरण में। राष्ट्रकूट का एक राजा आता है, राष्ट्रकूट की तरफ से आता है गोविंद तृतीय। कौन आता है? 2 सेकंड बच्चों। हाँ, राष्ट्रकूट की तरफ से कौन आता है? गोविंद तृतीय। कौन आता है? अब एक नई एंट्री होती है राष्ट्रकूट की। जब राष्ट्रकूट, क्योंकि राष्ट्रकूट के साथ दिक्कत ये हो रही कि राष्ट्रकूट ऊपर को जीतना चाहते हैं लेकिन वो नीचे के संघर्ष से मुक्ति नहीं पा रहे। तो पहले कौन आया था? ध्रुवसेन। अब कौन आएगा? गोविंद तृतीय। तो राष्ट्रकूट की तरफ से गोविंद तृतीय आते हैं। और यहां कौन बैठा है? यहां पे अब नागभट्ट हो गया है। तो धर्मपाल था जो हार चुका था वो, और जब हारे थे तो अल्टीमेटली नुकसान में कौन चल रहा था? चक्रा युद्ध। नुकसान तो इसको हो रहा था, तो ये भी मिलता है, बोलता है भाई हम तीनों भाई, एक 3 भाई तीनों तबाही, ऐसा कुछ चल रहा ना रील, वैसे ही चक्रा युद्ध। अब ये तीनों किससे लड़ते हैं? क्या होगा? अब 3 लोग तीनों तबाही हैं, तो इसको क्या करेंगे? हरा देंगे। अब हरा देंगे तो गोविंद, धर्मपाल और चक्रायुद्ध। तो चक्रायुद्ध को तो फायदे में भाई, कोई भी करो भाई, हमको बस जिता दो। अब क्या होता है लास्ट में? गोविंद तृतीय क्या करता है? तो उस क्षेत्र पे शासन करना था। गोविंद तृतीय के आने की वजह से जीते, क्योंकि धर्मपाल तो हार चुका था, चक्रायुद्ध भी हार चुका था। गोविंद तृतीय आया जिसने पूरी चीजों को क्या किया? बैलेंस किया। और गोविंद तृतीय क्या करता है? गोविंद तृतीय का कंट्रोल हो जाता है किस पे? कन्नौज पे। यानी किसका कंट्रोल हो जाता है कन्नौज पे? राष्ट्रकूट का। अब कहानी में फिर ट्विस्ट आएगा। गोविंद तृतीय को फिर भागना पड़ता है, पहले ध्रुव को भागना पड़ता है, अब गोविंद तृतीय दक्षिण भारत की तरफ भाग जाता है। गोविंद तृतीय क्या करता है? फिर से दक्षिण भारत की तरफ भागता है। और दक्षिण भारत की तरफ जब भागेगा कौन? गोविंद तृतीय, तो वहां पे कौन अब स्थायी रूप से बन जाएगा? धर्मपाल। कौन हो जाएगा? धर्मपाल। अब धर्मपाल का एक उत्तराधिकारी है बच्चों, जिसका नाम है देवपाल। क्या नाम है? देवपाल। और देवपाल एक स्ट्रांग राजा रहता है, वो पूरी बहुत अच्छे तरीके से कन्नौज पे क्या करता है? शासन करता है। कौन? देवपाल। ठीक है। देवपाल जब तक रहता है तब तक पाल वंश कहां पे बना रहता है? हाँ, कन्नौज पे बनता है। तो देवपाल जब तक रहेगा पाल वंश हमेशा कन्नौज पे बना रहता है। राष्ट्रकूट वंश कब बना रहा बच्चों? अरे ऐसे नहीं बनाते जा रहा ना, समझते चलना। गोविंद तृतीय है तब राष्ट्रकूट वंश है। फिर पाल वंश कब एक्चुअली में स्थायी तौर पे है? जब देवपाल है। बस इतना याद रखना। पाल वंश कन्नौज पर कब शासन किया है? देवपाल के शासनकाल में पाल वंश एकदम अच्छे तरीके से स्थायी रूप से शासन किया है। राष्ट्रकूट कब शासन किया है? तो गोविंद तृतीय के टाइम में शासन किया है, इसलिए मैं ये दोनों को लिखा हूं। आगे देखिएगा, देवपाल के उत्तराधिकारी रहते हैं 2। ये उत्तराधिकारी का नाम है विग्रहपाल और नारायणपाल, और दोनों कमजोर शासक रहते हैं। कौन? विग्रहपाल और नारायणपाल। नहीं याद रखना। और प्रतिहार वंश जो इतना शांत बैठा हुआ है, प्रतिहार वंश में अब राजा पैदा होता है मिहिर भोज और महेंद्रपाल। तो नागभट्ट के बाद की कहानी है। इसमें मिहिरपाल और मिहिर भोज, ऐसा कर लो, मिहिर भोज और महीपाल। मिहिर भोज और मिहिर भोज, फिर महेंद्रपाल, फिर महीपाल। बच्चों राष्ट्रकूट नीचे की तरफ से, नीचे की चीजों को लेकर परेशान है, वो नीचे की तरफ लड़ रहे हैं, नीचे की चीज को बचाने में लगे। अभी राष्ट्रकूटों के बाद कौन आ गया है कायदे से शासन? पाल वंश कर, उसमें कौन कर रहा है? देवपाल। और देवपाल के 2 कमजोर शासक कौन हुए? विग्रहपाल और नारायणपाल। विग्रहपाल और नारायणपाल। ये विग्रहपाल और नारायणपाल को मिहिर भोज धो देता है, और अल्टीमेटली कौन बन जाता है वहां पे? यहां पे कौन आ जाते हैं? अरे गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन आते हैं? गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन आते हैं? गुर्जर प्रतिहार वंश। राष्ट्रकूट अंतिम तक लड़ाई करने का सोचते हैं, क्योंकि इन्होंने ठीक है, राष्ट्रकूट क्या होता है? अंतिम तक लड़ाई करने का सोचते हैं, लेकिन राष्ट्रकूट का एक राजा रहता है बच्चों, इंद्र तृतीय नाम होता है। क्या नाम होता है उसका?
इंद्र तृतीय, और इंद्र तृतीय को स्पेशली हराता है महेंद्रपाल। कौन हराता है? महेंद्रपाल। इंद्र तृतीय, इंद्र तृतीय फिर सोचता है कि मैं कन्नौज पे जाऊं, तो अल्टीमेटली जो महेंद्रपाल रहता है वो इंद्र तृतीय को पूरी तरीके से हरा देता है। तो अल्टीमेटली कन्नौज पे जो शासन आ जाता है लास्ट में किसका आ जाता है? गुर्जर प्रतिहार वंश का। एक बार मैं अभी समरी बताऊंगा तो सब समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा बहुत देख के समझ में आया कि नहीं आया? आ गया थोड़ा बहुत देख के। अब ना इसको समराइज कर देते हैं। अभी इसको इतना क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर ये समझ गया तो पूरा वंश समझ में आना चालू हो जाएगा। किसी भी राजा को बोलूंगा तो राजा समझ लोगे। राष्ट्रकूट पाल प्रतिहार में सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ त्रिपक्षीय संघर्ष। देखो कुछ नहीं हुआ, ये कन्नौज है। अब आप बताते जाओगे, मैं आपको बताते जा रहा हूं। ये कन्नौज है। कन्नौज में सबसे पहले कौन सा वंश था बच्चों? तो मौखरी वंश के बाद वर्धन वंश था, और वर्धन वंश के बाद यहाँ पे कौन सा वंश आ गया है? आयुध वंश आ गया है। कौन सा वंश आ गया है? आयुध वंश। और आयुध वंश में दो राजा हैं, एक का नाम है इंद्रायुध और दूसरे का नाम है चक्रयुध। ठीक है, अब ये दोनों भाई हैं, दोनों जीतना चाहते हैं। तो सबसे पहले एंट्री होती है किसकी? सबसे पहले एंट्री होती है वत्सराज की। किसकी? वत्सराज की। और वत्सराज सपोर्ट कर देता है इंद्रयुध का। काउंटर में धर्मपाल क्या करता है? किसका सपोर्ट कर देता है? चक्रयुध का। तो दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होती है तो कौन जीतता है? वत्सराज। अब इस वत्सराज की जीत को देखता है कौन? राष्ट्रकूट राजा। तो राष्ट्रकूट की तरफ से एक राजा रहेगा जिसका नाम है क्या? ध्रुवसेन। तो ध्रुवसेन क्या करता है? किसको हरा देता है? किसको हरा देता है? वत्सराज को हरा देता है। और अल्टीमेटली किसका शासन हो जाता है कन्नौज पे? ध्रुवसेन का। किसका शासन होता है? ध्रुवसेन का। ध्रुवसेन को किसी कारणवश से कहां जाना पड़ता है? दक्षिण भारत की तरफ। और दक्षिण भारत की तरफ जैसे जाता है तो उसका फायदा कौन उठाता है? धर्मपाल। और धर्मपाल क्या करता है? धर्मपाल किधर की तरफ कूच करता है? धर्मपाल कन्नौज की तरफ कूच करता है। लेकिन धर्मपाल का जो उत्तराधिकारी होता है तब तक उसका उम्र भी तो बीतते जाएगा, बताएंगे कैसे। धर्मपाल का उत्तराधिकारी होता है देवपाल। देवपाल ये जो गैप मिलता है इस गैप को भुनाएगा। लेकिन इसके पहले क्या होगा? इसके पहले वत्सराज का जो एक बेटा रहेगा, मतलब वत्सराज का जो उत्तराधिकारी रहेगा उसका नाम क्या है? नागभट्ट। तो नागभट्ट क्या करेगा? किसको हराएगा? नागभट्ट किसको हराएगा? किसको हराएगा? नागभट्ट धर्मपाल को हरा देगा। कैसे? क्योंकि धर्मपाल क्या सोचता है? कन्नौज पर अधिकार करूं। तो तुरंत क्या करेगा? नागभट्ट फिर धर्मपाल को हरा देगा। तब एक अगले व्यक्ति की एंट्री होगी जिसका नाम क्या है? गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय प्लस धर्मपाल प्लस चक्रयुध, तीनों मिलकर किसको हरा देंगे? नागभट्ट को हरा देंगे। फिर नागभट्ट को हरा देंगे। नागभट्ट को हरा देंगे तो अल्टीमेटली कौन हो जाएगा? गोविंद तृतीय का शासन। गोविंद तृतीय फिर कहां चला जाएगा? दक्षिण भारत में। तो अल्टीमेटली यहां पे बचता है धर्मपाल। तो धर्मपाल बूढ़ा हो चुका रहता है। धर्मपाल का उत्तराधिकारी कौन रहता है? देवपाल। तो कायदे से देवपाल कहां शासन करता है? कन्नौज पे। राष्ट्रकूट में मेन शासन करने वाला व्यक्ति कौन रहेगा? राष्ट्रकूटों की तरफ से तो एक रहेगा आपका बच्चों ध्रुवसेन और एक रहेगा कौन? गोविंद। ध्रुवसेन और गोविंद। और पाल वंश में कौन रहेगा? धर्मपाल और देवपाल। अब ये सब कहानी चलती है। ये सब जैसी देवपाल के दो उत्तराधिकारी पैदा होते हैं, उस उत्तराधिकारी का नाम, एक का नारायण पाल नाम है ना, एक का नारायण पाल और एक का नाम विग्रह पाल। तो नारायण पाल विग्रह पाल कमजोर रहते हैं। इस नारायण पाल और विग्रह पाल को कौन हरा देगा? मिहिर भोज और महेंद्र पाल। अल्टीमेटली महेंद्र पाल क्या करेगा? पूरी तरीके से हरा देगा। महेंद्र पाल क्या बन जाएगा? मतलब किसका रिप्रेजेंटेशन कर लेगा? गुर्जर प्रतिहार वंश का। कहां? कन्नौज पे। ठीक है। और अल्टीमेटली फिर भी एक और प्रयास करेंगे। कौन? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट में एक और प्रयास होगा इंद्र तृतीय के द्वारा। लेकिन इंद्र तृतीय को महेंद्रपाल के द्वारा हरा दिया जाए। ठीक है। तो अल्टीमेटली कौन बनेगा शासन करता? महेंद्रपाल।
ये जो है बच्चों, ये 200 वर्षों की कहानी है, 200 वर्षों की कहानी है। ये 6 चरणों में है, 783 से 795, 795 से 814, 814 से 856, 856 से 895 और 895 से 910। ये इतने चरणों में युद्ध होता है, अलग 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 टाइम पे, वो याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा सा जटिल है, लेकिन बस अल्टीमेटली अपने को ये समझ में आया कि राष्ट्रकूट पाल प्रतिहार में अल्टीमेटली कौन जीतता है? गुर्जर प्रतिहार। और आपको बस ये याद रखना है कि गुर्जर प्रतिहार में महेंद्रपाल और महीपाल लास्ट में रहेंगे। अगर आप बात करोगे इस राष्ट्रकूट की, तो राष्ट्रकूट में 2 राजा, एक का नाम है क्या? ध्रुवसेन। एक का नाम है ध्रुवसेन और एक का नाम है गोविंद तृतीय, ये 2 रहेंगे। और पाल वंश में बात करोगे तो एक बार देवपाल और धर्मपाल, यानी देवपाल और धर्मपाल के टाइम में कन्नौज पर शासन, ठीक है। और ध्रुवसेन और गोविंद के टाइम में कहां पे? कन्नौज में शासन। और उसके बाद वत्सराज, नागभट्ट और महेंद्रपाल, ये 3 लोग जब रहेंगे तो कहां शासन? हाँ, कन्नौज पे शासन गुर्जर प्रतिहार की तरफ से। अच्छा, क्वेश्चन कैसे घुमाता पता है? वो राजा देगा निम्नलिखित में से कौन सा राजा है जो कन्नौज पर अधिकार किया था, और लास्ट में देगा अंतिम रूप से अधिकार किया था, महेंद्रपाल का नाम देगा। आप मानोगे ही नहीं, ये तो पाल वंश का है। बोलोगे अरे पाल वंश का नहीं है, वो गुर्जर प्रतिहार वंश का है, महेंद्रपाल है, इसलिए इतना बताया गया। कंफ्यूज करेगा आपको, महेंद्रपाल बोलते, तो आप उसको टिक ही नहीं करोगे, अरे यार ये तो पाल वंश का राजा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? पाल वंश के राजा का ऑर्डर सुन लो: गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, रामपाल। ये मैंने बताया, कल ही बताया, कल के लेक्चर में पूरा बताया। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? त्रिपक्षीय संघर्ष हो गया क्लियर? थोड़ा जटिल है, थोड़ा बड़ा है, समझ में नहीं आता। और ये इतने कैरेक्टर इसलिए करना है क्योंकि अभी सब राजा के बारे में पढ़ोगे, और सब राजा के बारे में पढ़ोगे तो एक ही जगह हमने सब पूरी चीज को बता दिया। तो बार बार पढ़ने से अच्छा है वो एक टेबल चार्ट, मैंने बोला था राजपूत का एक टेबल चार्ट दूंगा 5-5, 6-6 पॉइंट का, उसी में कवर हो जाए। इस तरीके की कहानी है। फिर ये 200 वर्षों का युद्ध होता है, इसमें राष्ट्रकूट पाल प्रतिहार भाग लेते हैं, आयुध वंश रहता है, इंद्रायुद्ध चक्रायुद्ध की बात है। फिर राष्ट्रकूट वंश में ध्रुवसेन, गुर्जर प्रतिहार में वत्सराज, पाल वंश में धर्मपाल। और अच्छे से अगर पढ़ना है तो राष्ट्रकूट में ध्रुवसेन रहता है, ध्रुवसेन के बाद कौन रहता है राष्ट्रकूट की तरफ से? गोविंद तृतीय रहता है, और लास्ट में कौन रहता है? इंद्र तृतीय रहता है। तीनों राजा को लिखो, 3 राजा रहते हैं, पहला ध्रुवसेन, दूसरा गोविंद तृतीय, गोविंद तृतीय, और तीसरा कौन सा हो गया? इंद्र तृतीय। अब गुर्जर प्रतिहार में कौन रहता है? पहले वत्सराज रहता है, फिर नागभट्ट रहता है, फिर लास्ट में कौन रहता है? मिहिर भोज, महेंद्रपाल और महीपाल। और इधर बात करोगे तो धर्मपाल और देवपाल, और लास्ट में फिर उसके बाद देवपाल के बाद विग्रह राज और नारायणपाल रहते हैं, उनको हरा दिया जाता है। और अल्टीमेटली किस पे कब्जा करते हैं? कन्नौज पे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? त्रिपक्षीय संघर्ष की कहानी क्लियर हो गई। अब इसकी कहानी देखो, जो वर्तमान में कंटेस्ट चल रहा है। इस वर्तमान में कंटेस्ट को समझने से पहले एक चीज और समझाता हूं।
अब ना थोड़ा चीज बता देते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ लो। कुछ कुछ चीजें हैं, मैं रफ बना दिया हूं, अभी जल्दी जल्दी बनाया हूं, उतना अच्छा प्रॉपर बना नहीं है डायग्राम, ऐसा नहीं बनना चाहिए था। थोड़ा सा देश ऊपर नीचे हो गए, मतलब टिल्टेड हो गए। देखिए इधर सुनिए, बहुत यूनिक चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। यहाँ पे जो आपको एक सागर दिख रहा है, इसको बोलते हैं हिंद महासागर। क्या बोलते हैं? हिंद महासागर। ठीक है, यहाँ पे आपको एक सागर दिख रहा है, इसे कहते हैं साउथ अटलांटिक ओशियन। क्या बोलते हैं? साउथ अटलांटिक ओशियन कहते हैं, इसे हिंद महासागर, इंडियन ओशियन कहते हैं। बच्चों ये नॉर्थ अटलांटिक सागर है। क्या है? नॉर्थ अटलांटिक सागर। सुनते चलना बस। और ये जो पृथ्वी है ना, ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी गोल है, ये ऐसे नहीं है, ये दरअसल ऐसे है, ये पूरा ऐसे है ना। तो ये वाला हिस्सा अगर इसको बी पॉइंट बोलते हैं, और अगर ये वाला हिस्सा इसको ए पॉइंट बोलते हैं, तो ए और बी अगल बगल, ए और बी क्या है? अगल बगल, और गोल है। तो ए और बी जो अगल बगल है, यहाँ पे कौन सा ओशियन है? तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड जो ओशियन है, इसको बोलते हैं पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। कौन सा ओशियन है? प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है। और पैसिफिक ओशियन के, पैसिफिक ओशियन है, और आज जो वर्तमान की पूरी लड़ाई है समुद्र को लेकर लड़ाई है बच्चों। यहाँ पे ये चाइना है, यहाँ पे साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी। ठीक है, अभी वर्तमान में जो जो देश चल रहे हैं, जो जो अलग अलग रोल प्ले करने वाले हैं बच्चों, अफ्रीका, एशिया और ये यूरोप दिख रहा है। यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे टर्की है। क्या है यहाँ पे? टर्की, जिसका आधा हिस्सा यूरोप में है और आधा हिस्सा कहाँ है? मतलब आधा हिस्सा एशिया में, टर्की है। ठीक है, इसके अलावा हाँ, ये है बच्चों पाकिस्तान, पाकिस्तान। और ये वाला जो क्षेत्र है बच्चों, ये है अफगानिस्तान। पाकिस्तान जो है बच्चों, वो ये बलूच प्लेस है, बलूचिस्तान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बलूचिस्तान। सुनते चलिए, बलूचिस्तान। ये है सैंधव प्रदेश, यहाँ सिंधी कम्युनिटी बहुत ज्यादा रहती है, यहाँ सैंधव प्रदेश। ये है पश्चिमी पंजाब वाला हिस्सा पूरा। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा जो है ये बच्चों, ये जो है ये है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, POK है। क्या है ये? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ठीक है, POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है बच्चों। ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान। क्या कहते हैं? गिलगिट बाल्टिस्तान। यहीं पे पश्तून कम्युनिटी रहती है, अफगानिस्तान के लोगों का टच है, ऊपर अफगानिस्तान। और ये जो है, ये जो पूरा हिस्सा है, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। यहीं पे लाहौर, पेशावर, मुल्तान, जितने भी बड़े, सियालकोट, सियालकोट तो चलो उधर हो गया, मतलब ये पूरे मेन जगह हैं जहां पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। तो पाकिस्तान का डिवीजन इस तरीके से हुआ। इसको नहीं बता रहा हूं मैं मेन मुद्दे की चीज क्या बताना चाह रहा हूं वो ये है कि बच्चों, ये जो इंडिया है, कहां बताऊं सोचो, ये जो इंडिया है, ये जो इंडिया है, इंडिया के चारों ओर ना, इंडिया के चारों ओर बच्चों, इधर म्यांमार है, इधर भूटान है, इधर नेपाल है, चीन है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, नीचे जाओगे तो श्रीलंका है। ठीक है, और यहाँ पे बांग्लादेश है। तो भारत और उसके पूरे पड़ोसी देश एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं सार्क। क्या कहते हैं? सार्क कहते हैं। जो भारत और भारत के इस क्षेत्र में, इधर इधर जो
10 देश हैं। चीन और उसके साथ 10 देश हैं बच्चों। इस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं आसियान। क्या कहते हैं? आसियान। लोकेशन से ट्रेस करेंगे तब आप ग्रुप का नाम याद रख पाएंगे, तो ग्रुप भी याद नहीं पता चलेगा। बच्चों ये जो आपको दिख रहा है, ये ऊपर वाला पूरा हिस्सा रसिया यहां से है, इतना पूरा रसिया है, यानी रशिया के बारे में है। ये जो पूरा ऊपर का हिस्सा दिखा है रूस है पूरा, और रूस का 20% हिस्सा है यूरोप में और 80% हिस्सा है एशिया में। लेकिन 20% आबादी रहती है एशिया में और 80% आबादी रहती है यूरोप में। क्यों? उधर पूरा साइबेरिया का मैदान है, हाइट ऊंची बढ़ती जाएगी तो 66 डिग्री के ऊपर वाला हिस्सा होता जाएगा, तो वो क्या होता जाएगा, वहां पे वनस्पति नहीं पाई जाएगी, तो क्या होगा, पूरा साइबेरिया का मैदान हो जाएगा। इसलिए लोगों की बसाहट वहां कम है और बसाहट इस साइड ज्यादा है। किधर? यूरोप। समझ आया? 80 20 20 80। ठीक है, ये क्लियर हुआ। जो रूस है, ये चाइना है, और ये पूरा जो बीच का नेशन है बच्चों, इसको बोलते हैं, ये पूरे सेगमेंट को, ये पूरा सेगमेंट यहाँ पे एक चीज बनाया जिसको संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, SCO, जो उसके और उसके पूरे पड़ोसी देश का समूह है। तकरीबन वर्तमान में इसमें 10 देश हैं। कितने देश हैं? सार्क नेशन में 9 देश हैं, इंडिया और उसके पड़ोसी देश। समझ रहे हैं आप? आसियान में 10 देश हैं, आसियान कंट्री में। इसी तरीके से बच्चों जब मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाया था, जो पहले बच्चे पढ़े हैं, मैंने बताया था ये है GMT लाइन, 0 डिग्री लाइन। क्या है? 0 डिग्री लाइन पूरे विश्व को 2 हिस्सों में तोड़ता है। अच्छा, आप लोगों को ये ऑर्गेनाइजेशन वाला हिस्सा बताया था क्या? शायद बताया था। ठीक है, तो इधर का हिस्सा बच्चों कहलाता है ईस्ट और इधर का हिस्सा कहलाता है वेस्ट। मिडिल ईस्ट, बीच के ईस्ट में जो है वो मिडिल ईस्ट कंट्री कहलाएगा, और बीच के जो वेस्ट है मिडिल वेस्ट कंट्री कहलाएगा। मिडिल ईस्ट कंट्री में मैं कंट्रियों का नाम ले रहा हूं, आप नाम सुनिएगा तो आपको थोड़ा सा अंदाजा लगेगा। मिडिल ईस्ट कंट्री में आते हैं सीरिया, इराक, ईरान, कुवैत, ओमान, यमन, जॉर्डन, बहरीन, कतर, उसके बाद पूरेस्तान कंट्री, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान। उसके बाद अब इस्तान कंट्री में अगर और आओगे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान देखने को मिलते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? तो जो मिडिल ईस्ट कंट्री में सऊदी और यूएई, ओमान, यमन, बहरीन, कतर, कुवैत, सीरिया, ये जो पूरे कंट्री है बच्चों, ये कंट्री मिडिल ईस्ट कंट्री है, और इस कंट्री का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं ओपेक कंट्री। क्या बोलते हैं? ओपेक कंट्री। वो ऑयल प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है। कैसी कंट्री है वो? ऐसी कंट्रियों का समूह है जो क्या करते हैं, तेल का उत्पादन करते हैं, उसे कहते हैं ओपेक नेशन। क्या कहते हैं? ओपेक नेशन। ओपेक नेशन में बच्चों जहां तक मुझे याद आ रहा है अभी, पहले 13 देश का समुदाय हुआ करता था, जिसमें वेनेजुएला जो कि साउथ अमेरिका का देश है वो भी शामिल हुआ करता था। शायद वो देश एग्जिट कर गया। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं? आपको ऑर्गेनाइजेशन बता रहा हूं, तो आपने क्या ऑर्गेनाइजेशन सीखा? आसियान। एक और क्या ऑर्गेनाइजेशन है? SCO। एक क्या ऑर्गेनाइजेशन है? सार्क। एक क्या ऑर्गेनाइजेशन है? ओपेक। ठीक है, ये क्लियर हुआ बच्चों। जब आप यूरोप को पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे ब्रिक्स नेशन, और ये ब्रिटेन एग्जिट पढ़ा होगा आपने। ब्रिक्स तो अलग हो गया। ब्रिक्स नेशन ये है बच्चों, ब्रिक्स का मतलब, B का मतलब ब्राजील, R का मतलब रसिया, I का मतलब इंडिया, C का मतलब चाइना और S का मतलब साउथ अफ्रीका। ये 2010 में साउथ अफ्रीका जो है, ब्रिक्स नेशन अलग है, इसमें और भी चीज जुड़ गई। ये ब्रिक्स नेशन ये बताते हैं कि मोस्ट पॉपुलेटेड जो नेशंस हैं वो आपस में जुड़े हैं और पूरी इकोनॉमी को काउंटर करने के लिए जुड़े हैं, और बताएंगे कैसे। ये एक ब्रिक्स नेशन है। यहां पे बच्चों यूरोपियन यूनियन है, EU। क्या है? EU। 2 चीजें याद रखिएगा, एक है ब्रिक्स, एक है EU। EU में 29 देश थे पहले, कितने? 29 कंट्री थे, किसमें? यूरोप के। और ये EU में ग्रीन वीजा लगता था, मतलब अगर आपके पास ग्रीन वीजा है, ग्रीन कार्ड है, और अगर आप जर्मनी में आपको, तो आप जर्मनी से आसानी से आप ब्रिटेन जा सकते हो, ब्रिटेन से आसानी से फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल आप ट्रेवल कर सकते हो। हर जगह के लिए वीजा नहीं लगता, क्योंकि वहां जितना बड़ा हमारा स्टेट है उतना बड़ा कंट्री होता है। ठीक है, तो वहां पे क्या रहता था? ग्रीन वीजा लगता था। ग्रीन वीजा के लिए उन्होंने क्या बनाया था? एक यूरोपियन यूनियन बनाया था। यूरोपियन यूनियन कौन था? यूरोपियन यूनियन जो था वो 29 देशों का समूह था, जिसमें आप ब्रिटेन एग्जिट करना चाहते हैं। और यूरोपियन यूनियन ने अपनी एक करेंसी चलाई थी जिसे यूरो बोलते हैं, और यूरो अभी की वर्तमान की सबसे महंगी करेंसी है, तकरीबन 104-103 रुपए के आसपास एक यूरो में। डॉलर होता है 90 रुपीज के आसपास, है ना। आजादी के समय
1 रुपया इक्वल टू $1 भी नहीं था। अरे जब भारत आजाद हुआ था तब 1 रुपया $1 के बराबर नहीं था। आज $1 90 रुपए के बराबर हो गया, और यूरो में एक यूरो 102 103 रुपए के बराबर है। तो आप ये समझिएगा कि यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको क्या बोलते हैं, EU बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यू, जिसमें से ब्रिटेन एग्जिट कर चुका है। क्यों एग्जिट कर चुका है? ब्रिटेन का ये आरोप है कि बहुत सारे कंट्री काम नहीं करते हैं और मेरा वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, मैं बहुत सारे कंट्री को क्या देता, कंट्रीब्यूट ज्यादा कर देता हूं, इससे ब्रिटेन उस ग्रुप से एग्जिट हो गया। ठीक है। ऊपर जो बच्चों ऊपर के देशों को बोलते हैं स्कैंडिनेवियन नेशन बोलते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। क्या बोलते हैं? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। ये 4 ऐसे देश हैं जो स्कैंडिनेवियन नेशन कहलाते हैं। बच्चों ये जो आपको यहाँ पे आप देखोगे तो ये है USA, और ऊपर वाला हिस्सा जो है ये है कनाडा, और ये जो नीचे का हिस्सा है वो मैक्सिको। ठीक है। तो ये जो पूरे यहाँ पे जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में स्पेशली स्ट्रॉन्ग नेशन है वो कहलाते हैं G7 नेशन। क्या कहलाते हैं? G7। पहले G7 नहीं, पहले G8 हुआ करता था, जिसमें सर रसिया हट के अब G7 बना दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन याद करा रहा हूं, अभी आपको सब चलेगा मुद्दा। कभी UN क्या होता है, G7 क्या होता है, G4 क्या होता है, SCO क्या होता है, सार्क क्या होता है, ओपेक क्या होता है, आसियान क्या होता है, ये सब आपको मुद्दा चलते रहेगा। तो G7 समझ में आया? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के आसपास ये G7 कंट्री और यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे देश मिलकर एक आर्मी बनाते हैं, जिसमें USA का मेन रोल रहता है, जिसे कहते हैं नाटो। और यूक्रेन जो है वो यहां बैठा है और यहां की सेना को अपनाना चाहता है। रसिया बोलता है कि तुम मेरे ही नीचे बैठे हो और तुम अमेरिका की बनाई हुई सैनिक आर्मी में शामिल होना चाहते हो, नाटो में शामिल होना चाहते हो। तो ये पॉसिबल नहीं। समझ आए? अभी आपको मोटा मोटा एकदम डीप में जाके नहीं बता रहा, एक कॉमन लेमैन की तरह बता रहा हूं, है ना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कैसे क्या होता है डीप में जाके नहीं, काम किसी एक पर्टिकुलर यूनियन को डिस्कस ही नहीं करना है। तो मैं आपको मोटा मोटा समझ रहा हूं कि इधर का जो ग्रुप है ना, इन लोग अपनी एक सैनिक आर्मी बनाते हैं जिसको नाटो बोलते हैं, और वो इधर के देश को इसमें शामिल करना चाहते हैं कि नाटो आपकी सहायता करेगा, आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई तो करो। ऐसा कौन कहता है? USA। देखिए आगे आगे एक कहानी सुनेगा। ये G7 कंट्री सुनाई दिया, EU सुनाई दिया, ओपेक, SCO, सार्क, आसियान, और फिर उसके बाद बच्चों यहां पे ना मिलिट्री एक्सरसाइज होता है बच्चों। यहाँ पे भारत, इंडियन ओशियन में 4 नेशन का मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, जापान, अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ये चारों का मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। इस मिलिट्री एक्सरसाइज में M4 नेशंस आते हैं, मैंने बताया कौन कौन से, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ठीक है, ये 4 नेशन है। ये इतने ही खतरनाक हैं जो आपने अभी INS विक्रांत सुने हो, यहां गया, यहां से उड़ा दे रहा है, ऐसे उड़ा दे रहा है, इनको ट्रेनिंग किया गया है। ये 4 लोग मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं इंडियन ओशन में, कैसे लड़ाई करना है, कैसे फाइट करना है। ठीक है। अब अमेरिका के पास सिर्फ एक, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, ब्लू स्टार नेवी ऐसे कुछ आर्मी है जो सिर्फ USA के पास है। तो इंडिया ने ये सोचा कि अगर USA से हमें नेवी के फॉर्म में अगर कुछ अच्छी ट्रेनिंग मिल जाती तो हमारे लिए अच्छी चीज है। बच्चों एक और इंपॉर्टेंट चीज है, G4 नेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, G4 नेशन। अभी आपने G4 सुना, अभी एक G7 सुना, एक आप G20 भी सुनोगे। G20 जो पिछले साल शिखर सम्मेलन हुआ था G20 का, आप G4 नेशन की तरफ कंसंट्रेट करो, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये जुड़ा हुआ है यूनाइटेड नेशन से। किससे जुड़ा हुआ है? यूनाइटेड नेशन। और यूनाइटेड नेशन क्या है? यूनाइटेड नेशन विश्व का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 195 कंट्री एक साथ शामिल हुए हैं, जिसको 2 हिस्सों में तोड़ के पढ़ते हैं। एक में 5 सदस्य पढ़ते हैं, एक में 10 सदस्य पढ़ते हैं, और टोटल जो देश है बच्चों वो 195 के आसपास कंट्री हैं, 195 कंट्री हैं। और टोटल कितने? 5 और 10। तो 5 सदस्य जो है बच्चों, ये UN का हर डिसीजन ये 5 सदस्य लेके देते हैं। ये 5 सदस्य में कौन कौन आता है? इसमें आता है ब्रिटेन, इसमें आता है चाइना, इसमें आता है USA, इसमें आता है फ्रांस, और एक क्या छूट गया? एक आता है ब्रिटेन, एक आता है चाइना, एक आता है USA, एक आता है फ्रांस, अरे यार एकदम सिंपल है, एक आता है रसिया। ठीक है, रसिया आता है।
ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ग्रेट ब्रिटेन। ये आपको क्यों बताना है अभी समझ में आएगा, अभी आप रुकिए। ग्रेट ब्रिटेन, ये 5 ऐसे सदस्य हैं बच्चों जो परमानेंट मेंबर हैं, मतलब ये कभी परिवर्तित नहीं होते, कभी नहीं, ये 5 रहेंगे ही रहेंगे जी। पूरे पूरे विश्व में अगर कोविड-19 आ गया, अगर कोई अर्थव्यवस्था फेल हो गई, कोई किसी पे देश पे हमला कर दिया, कहीं कुछ हो गया, सबसे पहले बैठक यहाँ होगी। और बैठक में 195 देश होते हैं, जिसमें 5 देश जो बोलेंगे वो चीज को मानना ही पड़ेगा। ये 5 देश हैं जो परमानेंट मेंबर है बच्चों। ये जो 10 देश है ना, ये 10 देश ना हर 1.5 साल में चेंज होते रहते हैं। ये 195 में से 10 देश आते हैं, 195 5 यहाँ हो गए और बचे 190 देश। 190 देश में हर 10 देश हर 1.5 साल में चेंज होते रहते हैं। यानी कि जब किसी भी चीज में कंटेस्ट होता है, बातचीत होती है, तो 15 देशों की वोटिंग होती है, जिसमें 10 देश अस्थायी होते हैं और 5 अस्थायी होते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं? अब आगे कहानी सुनो। मैं बात कर रहा हूं G4 नेशंस की। किसकी बात कर रहा हूं? G4 नेशंस की। G4 नेशन में बच्चों एक आता है इंडिया, एक आता है जापान, एक आता है ब्राजील और एक आता है जर्मनी। अब कहानी सुनो। G4 नेशन में ये 4 नेशन आते हैं तो क्यों आते हैं, ये क्या करना चाहते हैं बच्चों? ये 4 ऐसे नेशन हैं जो ये चाहते हैं कि हमें भी परमानेंट मेंबर बनाया जाए। 4 नेशन ऐसे हैं जो लगातार यूएन से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया जाए, यूएन का परमानेंट मेंबर बनाया जाए। तो यूएन बोलता है आपको क्यों बनाए भाई, क्या खासियत है कि आपको बनाए? तो अब खासियत सुनिए। इंडिया बोलता है, इंडिया विश्व में अगर कहीं भी कुछ भी वॉर होगा या कहीं भी कुछ भी होगा और यूनाइटेड नेशन ने बोल दिया कि यहाँ पे ऐसी ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन है, यहाँ पे भारत आपको जाके संभालना होगा, तो इंडिया सबसे बड़ी इंडियन आर्मी देता है। सबसे स्ट्रॉन्ग है इंडियन आर्मी, थल सेना स्पेशली। इंडियन आर्मी में क्या? थल सेना। तो इंडिया अपनी थल सेना कहीं पे भी डिप्लॉय कर सकता है, बस यूएन का ऑर्डर रहे। अगर विश्व में कहीं पे भी कुछ भी होता है तो सबसे खतरनाक है हमारी इंडियन आर्मी का थल सेना। जापान टेक्नोलॉजी देता है, टेक्नो। ब्राजील एडमिनिस्ट्रेशन देता है, किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरीके की प्लानिंग होनी चाहिए। और जर्मनी जो होता है कैपिटल देता है, पैसा देता है। तो 4 देश बोलते हैं कि हमारे पास ये चीज, हम ये चीज करते हैं, इस आधार पे हमें यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनाया जाए। अब बोलोगे सर इसका क्या मतलब है? तो आगे कहानी सुनो। अगर ये परमानेंट मेंबर हो जाते, आज नहीं बहुत साल पहले चला, अगर ये परमानेंट मेंबर हो जाते तो सिंधु नदी जल समझौता जो चल रहा था उस पे लगातार 6 मेंबर 7 मेंबर बैठ के आपस में बात करते। अच्छा, ये मेंबर और ये मेंबर, ये जो 10 मेंबर है, इनमें अंतर क्या है? अंतर ये है, देखिएगा, मान लीजिए कि पाकिस्तान के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करेंगे। अगर पूरा विश्व बोलता है और एशिया के बहुत सारे देश बोलते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है वो बताएंगे, एफटीए नहीं करेंगे, और अगर इसमें ये देश बस बोल दिया कि नहीं ये गलत है, तो इस देश की बात मानी जाएगी। मतलब वीटो पावर है, एक देश ने भी अगर ना किया मतलब 5 के लिए ना। अगर इंडिया एक बार स्थायी मेंबर बन गया तो इंडिया कई सारी चीजों में बोलेगा ना, मतलब वो सबके लिए ना रहेगा। अगर इंडिया ने बोल दिया कि ना तो पूरे विश्व में उसका डंका बजेगा। इसलिए इंडिया परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, किसका? यूएन का। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब जब आप परमानेंट मेंबर हो जाते हो तो अब आपके इकोनॉमिक रिलेशन अलग हो जाते हैं। चाइना कभी नहीं चाहता कि चाइना को तीसरा काउंटर कंट्री मिले, क्योंकि चाइना के पास एक काउंटर कंट्री ऑलरेडी रसिया है जो परमानेंट मेंबर है, और उसके पास दूसरा काउंटर कंट्री कौन सा हो जाएगा? नेबरिंग कंट्री होगा, एकदम पड़ोसी राज्य होगा, पड़ोसी देश होगा, वो होगा इंडिया। और चाइना को बहुत अच्छे से पता है, अब ये आई ओपनिंग सेशन है ना, अभी आप नहीं समझ पाएंगे। चाइना को अच्छी तरीके से पता है कि इंडिया में यंग जनरेशन सबसे ज्यादा है, और इंडिया में एवरेज एज पॉपुलेशन जो है वो 32 ईयर्स है। और इंडिया में लोगों को अगर रोजगार और पैसा अच्छा मिलेगा तो इंडिया बहुत ज्यादा लेबर प्रोवाइड करा सकता है। चाइना का एवरेज एज पॉपुलेशन 40 इयर्स प्लस है, क्योंकि वहां वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई गई थी। 1980 में चाइना ने एक गलती ये की कि वहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रही थी, तो उन्होंने हर परिवार को ये बोल दिया कि आपके परिवार में एक बच्चे से ज्यादा बच्चा नहीं होना चाहिए। तो वहां क्या हो गया? वन चाइल्ड पॉलिसी आ गई। कहां? चाइना में।
अब चाइना में जब वन चाइल्ड पॉलिसी आ गई तो पृथ्वी क्या बोलती है, पृथ्वी या प्रकृति बोलती है किसी भी स्थान पे 2.1% का अगर फर्टिलिटी रेट है तो वहां की पॉपुलेशन कांस्टेंट बनी रहेगी। और प्रकृति में अगर 100 लड़कियां पैदा होती हैं तो 105 लड़के पैदा होते हैं, ऐसा प्रकृति ने बना के, क्योंकि इनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है कम होती है और महिलाओं की ज्यादा होती है। एक एक चीज आपको पता होना चाहिए, इतना डिटेल में अगर आपको पता है, अगर आपकी समझ है, तब आप पूरी चीज को अच्छे समझ पाएंगे। तो 2.1% फर्टिलिटी रेट होनी चाहिए और उसको चाइना ने क्या कर दिया, 1 या 1.5 के आसपास रहा होगा। तो उससे क्या हुआ, चाइना का यंग जनरेशन जो 20 साल के थे, जब वो 40-45 साल के हो गए तो उनके बच्चे एक ही हैं। इसलिए तो इंडिया ने हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट लाया, क्योंकि उसको पता था कि अगर मेरे को पॉपुलेशन कंट्रोल करना है तो मैं एकाएक पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करूं, मैं 2.1% के कॉन्सेप्ट को डिनाई नहीं करूं। तो चाइना को यह पता है कि उसके पास यंग जनरेशन नहीं है, तो चाइना कभी भी इंडिया को काउंटर करने के लिए कभी नहीं चाहता कि वो यूएन का परमानेंट मेंबर बने। और इंडिया ये चाहता है कि अगर यूएन का वो परमानेंट मेंबर बन गया तो उसके इकोनॉमिक रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे, वो चाइना के समतुल्य हो जाएगा। जब वो चाइना के समतुल्य, अभी चाइना से नीचे है, चाइना के समतुल्य हो जाएगा। देखो एक्चुअल में ग्राउंड में क्या है वो ठीक है, लेकिन संस्थागत रूप से, इंस्टीट्यूशनल रूप से वो इक्वल हो जाएगा, राइट्स के फॉर्म में इक्वल हो जाएगा, वोटिंग के फॉर्म में इक्वल हो जाएगा। जब वोटिंग और राइट्स के फॉर्म में इक्वल हो जाएगा तो इंडिया एक डोमिनेटिंग कंट्री हो जाएगा। तो इंडिया, रसिया और आपका चाइना, ये तीन ऐसे कंट्री होंगे जो डोमिनेटिंग कंट्री रहेंगे एशिया में। उधर यूएसए है, फिर एक ब्रिटेन है और एक फ्रांस है। रसिया चूंकि वो एशिया में भी है और यूरोप में भी है, तो यूरोप में बात करो तो यूरोप में फिर तीन डोमिनेटिंग कंट्री है। कौन कौन, एक तो रसिया जिसका 20% हिस्सा, दूसरा फ्रांस, तीसरा ब्रिटेन। और साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में अकेले कौन लीडिंग कंट्री है, यूएसए। ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, लेकिन इन शॉर्ट में आपकी समझ है कि नहीं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे 9/11 में अटैक हुआ था, तब अमेरिका दुखी तो था कि उसके साथ ऐसा किया, लेकिन अमेरिका के डिप्लोमेट्स बहुत खुश थे कि हमें खुला हाथ मिला है। जैसे इंडियन आर्मी बहुत खुश है कि गलती किसने की, पाकिस्तान। उसने क्या किया, हमारे सैनिक बलों पे अड्डा में हमला कर दिया। वो चाह रहे थे इंडिया वाले कि सैनिक बलों पे हमला तो करो, हम वर्ल्ड स्तर पे हम अपना ये मैसेज देंगे कि हम स्ट्रांग है, हमने आपको कोई भी एक्टिविटी नहीं की। इसीलिए कंटिन्यू अभी फॉरेन डिप्लोमेट्स में एस जयशंकर और अजीत डोभाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, वो लगातार मीटिंग किए, चाइना के विदेश मंत्री से मीटिंग किए। अभी जापान का फॉरेन मिनिस्टर अभी भारत विजिट करके गए हैं, अभी 2 दिन पहले। तो 22 अप्रैल के बाद से लेके 8 मई के बीच तक लगातार कंटिन्यूएशन में कुछ ना कुछ इंडियन फॉरेन एम्बेसी और भारत के जितने विदेशी राजदूत थे उन सबको एक्टिव किया गया पूरे वर्ल्ड स्तर पे। क्या इसलिए नहीं चाहते तो अटैक 2 दिन बाद कर सकते थे, लेकिन पूरे वर्ल्ड को पहले मैसेज दिया गया कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, आपको हमारी कंट्री को सपोर्ट करना पड़ेगा। ये पहले से ही प्लानिंग की गई। इसलिए ब्रिटेन भी क्या है, सपोर्ट में है, यूएसए भी क्या है, भारत के सपोर्ट में है। यूएसए के भारत में सपोर्ट होने के पीछे का बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि उसको चाइना को काउंटर करना है। अभी बताया था 2 मिनट पहले कि वर्ल्ड शक्ति में एक तरफ यूएसए और एक तरफ चाइना है, और शायद हो सकता है कोविड-19 उसी का परिणाम। इसमें तो रिसर्च चल ही रहा है कि अभी क्या है। 2017 में साउथ कोरिया में एक वेब सीरीज आई थी और 2019 में कोविड-19 हुआ था। पूरे वर्ल्ड में 2011 में एक मूवी आई थी, उस मूवी का मेरे को एकदम एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा। तो 2011 में जो मूवी आई थी, जिस तरीके का मूवी का स्टोरी था उसी तरीके का कोविड था, और कोविड एग्जैक्टली वैसा था जैसा 2017 में साउथ कोरिया की वेब सीरीज में लॉन्च हुआ था। अब चाइना और साउथ कोरिया के बीच का डिस्टेंस ही देख लो, ये चाइना, ये साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। अब आपको मैं ये क्यों कहना चाह रहा हूं, हो सकता है कोई भी चीज बनी होगी या चाइना में कुछ भी चीज चल रहा होगा तो उसकी कोई भी चीज रिसर्च के तौर पे होती है तो 10 साल, 5 साल, 7 साल का समय लेती है। हो सकता है इंफॉर्मेशन साउथ कोरिया के डायरेक्टर या नॉर्थ कोरिया के डायरेक्टर पहले पहुंच गया था, उसने वेब सीरीज बना दी। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि वर्ल्ड सिनेरियो ऐसा है कि इंडिया ने पहले सबको मैसेज दिया और इंडिया चाह रहा था कि पाकिस्तान ऐसा कुछ गलती करे, और पाकिस्तान ने गलती की, तब इंडिया को फ्री हैंड मिल गया। और इंडिया पहले से पता था कि उसके पास S-400 है। अभी आप S-400 क्या होता है नहीं जान रहे हैं, ठीक है। अभी फिर इसके इंडिया के पास
राफेल है ना। राफेल जो अपने आप में इतना बड़ा मुद्दा बना, जिसपे इंडियन पॉलिटिक्स हुई, 15 साल पॉलिटिक्स हुआ राफेल पे। अब वो आज राफेल का यूज करके चीजें हम सॉल्व कर रहे हैं। तो कहने का लब्बो लुआब या मतलब क्या है? निष्कर्ष ये है कि आप ये ऑर्गेनाइजेशन एक बार देख लीजिए, जिसमें G4 नेशन जो मैं बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर के। ये जितना भी लेक्चर दिया है, कोई लेक्चर फालतू नहीं, सब आपको मेंस के पेपर नंबर 7 में काम करेगा। और आप लोग जो अभी करंट अफेयर से जितने क्वेश्चन बनेंगे वो समझ में और याद ही तभी होंगे जब आपको कंटेस्ट आपको क्लियर रहेगा। तो एक बार मैं बता रहा हूं फाइनल, ये है आसियान नेशन पूरे, है ना, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ठीक है, सिंगापुर, ये सब कैसे कैसे नेशन है? आसियान नेशन है। सार्क नेशन कौन है? इंडिया के चारों ओर नेबरिंग कंट्रीज। एससीओ में कौन है? तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एससीओ में बीच के जितने भी नेशन है, जिसमें ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, चीन, ये सब कैसे नेशन है? एससीओ नेशन है। ओपेक कंट्रीज में कौन है? तो यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन, बहरीन, कतर, कुवैत, ये सब कैसे हैं? ओपेक नेशंस हैं। ईयू में क्या क्या? ये यूरोपियन यूनियन में कितने कंट्रीज थे? पहले 29 कंट्रीज थे, अब 28 कंट्रीज हैं। हो सकता है एक आध कंट्री और कम या ज्यादा हुए होंगे, जिसको देखना पड़ेगा। यूयू में ये स्थिति है। और ब्रिक्स में कितने नेशन है? 5 नेशन है। G4 कंट्री कौन है? जो परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाले कौन सी कंट्री है? M4 कंट्री है जो मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए। आप सोचो ना, जापान के विदेश मंत्री को क्यों बुलाया? क्यों? जापान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज चला हुआ, और उनको पता है कि अगर मैं यहां की नाव को उठा के सीधे बस यहां पे रख दूं, अब बाकी खेल कर सकता हूं। और अभी इसमें बहुत है। अभी चाइना का मैं कंटेस्ट नहीं बताया, चाइना का ये कंटेस्ट शायद बताया था, शायद। हाँ, देखो बच्चों, चाइना ना भारत को कुछ इस तरीके से घेरा है भारत को। तो इंडिया ने भी क्या किया है? इंडिया ने भी इसके काउंटर में रिंग ऑफ पियर्ल बनाया है, अपने आप को फिर सैन्य बलों से घेरा है। चाइना ने अलग अलग देशों के साथ क्या करके दोस्ती यारी या मित्रवत संबंध बना के अलग अलग जगह अपनी आर्मी डिप्लॉय की है। किस लिए डिप्लॉय की है? वो समुद्र पे कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इंडिया को ये पता था कि समुद्र पे कंट्रोल हो हम पे, इससे पहले इंडिया ने रिंग ऑफ पियर्ल, बोलते हैं रिंग ऑफ पियर्ल बना दे। इंडिया ने भी चाइना के काउंटर में अपने अपने आर्मी डिप्लॉय कर रखी है अलग अलग जगह, जिसे रिंग ऑफ पियर्ल कहते हैं। और सुनिए बच्चों, मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया होगा, इस तरीके का कुछ ट्रेड होता है। 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील और 200 नॉटिकल मील। 200 नॉटिकल मील के बाद क्या होता है? वो पूरा दोनों कंट्री के लिए कॉमन हो जाता है। तो इंडिया ने यही चीज को ध्यान में रखा है कि 200 नॉटिकल मील के बाद हमारे आर्मी डिप्लॉय होनी चाहिए, नहीं तो कोई भी नेबरिंग कंट्री हम पे अटैक कर सकता है। तो इंडिया को पता है कि इस तरीके की चीज है। चूंकि चाइना को, अच्छा एक चीज मैं और बता दूं, देखो चाइना ने 1 बेल्ट 1 रोड, एक ही बेल्ट पे एक ही सिंगल लाइन होगी और वहीं पे एक ही रोड बनेगी। तो OBOR प्रोजेक्ट लेके आए। कौन सा प्रोजेक्ट लेके आए? OBOR, 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव। और चाइना को जब ऐसे करके जाता तो पहले समुद्र में जाता, फिर थल में जाता, फिर बीच में एक बार फिर समुद्र में जाता, फिर थल में जाता। तो वहां 1 बेल्ट नहीं था, वहां पे पहले जल था, फिर थल था, फिर जल था, फिर थल था। तो उसमें वेस्टेज बहुत होता था, फ्यूल कंजम्पशन बहुत होता था। तो फ्यूल कंजम्पशन चाइना का बहुत बच जाता है। और जो अभी लेटेस्ट डेटा है, जो आज मैं सुबह न्यूज में या कहीं मैं देखा, उसमें ये है, जहां तक मुझे समझ आ रहा है, पीओके के संबंध में, सीपेक बोलते हैं इसको, सीपेक के संदर्भ में अभी तक मेरे ख्याल से $80 मिलियन चाइना ने खर्च किया है पैसा। और सबसे मजे की बात है कि पूरे पाकिस्तान को डिफेंस सिस्टम किसने दिया? चाइना ने दिया। और उसका हर डिफेंस सिस्टम फेल हुआ। कल ड्रोन नहीं पकड़ पा रहा है भाई, ड्रोन। अरे मिसाइल कहां पकड़ेगा? ड्रोन कितना बड़ा होता है। तो ड्रोन डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। कौन ड्रोन क्यों नहीं डिटेक्ट कर पा रहा है? क्योंकि इंडिया ने वो ड्रोन इजराइल से यूज किया है, और इजराइल का ड्रोन ऐसा है जो रडार में नहीं आता। ठीक है, तो ये चीज हुआ है। तो चाइना के साथ अभी यही लगा हुआ है। चाइना का स्टेटमेंट यही आ रहा है कि कल चाइना का फॉरेन मिनिस्टर जाके पाकिस्तान में मीटिंग करके आए।
और कोई डिसीजन नहीं दिया है, कोई अब बाहर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तान ने बुलाया और फिर भी चाइना के लोग गए, क्योंकि उनका $80 मिलियन पैसा लगा हुआ, उनका पूरा ट्रेड जो इकोनॉमी है वो पूरी दाव पे लगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये पूरा वर्ल्ड सिनेरियो में ये सीन चल रहा है, इस तरीके का सीन है, देख लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगली क्लास में।